हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपावली देवी। मैं राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको अज्ञे का साहित्यिक परिचय करवाऊंगी। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे जी है। अज्ञे का जन्म 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश जिला देवरिया के कुशीनगर में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी और संस्कृत में, बीएससी पास करने के बाद एमए अंग्रेजी में। स्वतंत्रता संग्राम में सहभागी रहे। 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ। 1923 से 1936 तक जेल में रहे। 1943 से 1946 तक ब्रिटिश सेवा में कार्य करते रहे। अज्ञे इनका उपनाम है। अज्ञे जी को आधुनिक हिंदी के प्रमुख साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। अज्ञे को प्रतिभा संपन्न कवि, शैलीकार, कथा साहित्य को महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार, ललित निबंधकार, संपादक और सफल अध्यापक के रूप में भी जाना जाता है। अज्ञे जी के पिता पंडित हीरानंद शास्त्री जी प्राचीन लिपियों के विशेषज्ञ थे। उनका बचपन पिता की नौकरी के साथ कई स्थानों की परिक्रमा करते हुए बीता। कुशीनगर में अज्ञे का जन्म हुआ। लखनऊ, श्रीनगर, जम्मू घूमते हुए इनका परिवार 1919 में नालंदा पहुंचा। नालंदा में अज्ञे के पिता ने अज्ञे से हिंदी लिखवाना शुरू किया। अज्ञे ने घर पर ही भाषा, साहित्य, इतिहास और विज्ञान की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। 1925 में अज्ञे ने मैट्रिक की प्राइवेट परीक्षा पंजाब से उत्तीर्ण की। इसके बाद 2 वर्ष मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में एवं 3 वर्ष फॉर्मर कॉलेज ऑफ लाहौर में संस्थागत शिक्षा प्राप्त करते रहे। अज्ञे ने 6 वर्ष जेल में नज़रबंदी भोगने के बाद 1936 में कुछ दिनों तक आगरा के समाचार पत्र सैनिक के संपादक मंडल में भी कार्य किया। बाद में 1937-39 में विशाल भारत के संपादकीय विभाग में भी रहे। अज्ञे ने 1943 ईस्वी में 7 कवियों की वक्तव्य कविताओं को लेकर एक लंबी भूमिका के साथ तार सप्तक का संपादन भी किया। अज्ञे ने आधुनिक हिंदी कविता को एक नया मोड़ दिया, जिसे प्रयोगशील कविता की संज्ञा दी गई है। इसके बाद समय समय पर उन्होंने दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक का संपादन भी किया। अज्ञे एक प्रतिभाशाली साहित्यकार थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की लगभग सभी विधाओं पर कार्य किया है। काव्य संग्रह: हरी घास पर क्षण भर, बगनदूत, चिंता, आंगन के पार द्वार, पूर्वा, कितनी नाव में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, ऐसा कोई घर आपने देखा है। ये महत्वपूर्ण अज्ञे के काव्य संग्रह हैं। दूसरा कहानी संग्रह: परंपरा, ये तेरे प्रतिरूप, शरणार्थी, अमर वल्लरी आदि। उपन्यास: शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, बीनू भगत उनकी अपूर्ण उपन्यास है। यात्रावृत्त: अरे यायावर रहेगा याद, एक बुद्ध सहसा उछली। ये उनके यात्रा वृत्तांत है। निबंध: त्रिशंकु, सबरंग, आलवाल। अज्ञे जी को कितनी नाव में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और आंगन के पार द्वार में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। अज्ञे ने नदी के द्वीप उपन्यास भी लिखा है और कविता भी लिखी है। काव्यगत विशेषताएं: अज्ञे जी मूलतः प्रयोगवादी कवि रहे हैं। उनके काव्य का भाव पक्ष और कला पक्ष समान रूप से समृद्ध होता रहा है। जीवन की गहन अनुभूतियों का चित्रण करना उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। अज्ञे जी के काव्य में राष्ट्रीय चेतना को भी प्रकट किया गया है। मानवतावादी भावना की अभिव्यक्ति अज्ञे जी की कविता की अन्य सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कही जा सकती है। उन्होंने अपने काव्य में अनेक स्थलों पर तीखे व्यंग्य भी किए हैं। उनकी कविताओं में अनुभूति की गहनता सागर की गहनता के समान देखी जा सकती है। अज्ञे जी के काव्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। पहला है व्यक्तिकता, या इसको व्यक्तिनिष्ठता भी कह सकते हैं। अज्ञे के काव्य में सबसे अधिक एक व्यक्तिनिष्ठता कवि का रूप देखा जा सकता है। इस स्थिति में वह न तो क्रांतिकारी हैं और न ही विद्रोही।
अपितु संसार के आकर्षण का एक केंद्र है। एक व्यक्ति है जो कभी भी प्रकृति के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट हो सकता है तो कभी समाज की विविध समस्याओं में उलझा हुआ दिखाई देता है। किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है। स्थिर संपर्ण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के। किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, पलवन होगा, डहेंगे सहेंगे बह जाएंगे। और फिर हम चूर्ण बनकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं। रेत बनकर हम शरीर को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। यहाँ पे अगले जी ने व्यक्ति के महत्व को स्वीकार किया है। बताया है कि जो नदी के द्वीप हैं, नदी संस्कृति का प्रतीक है, परंपराओं का प्रतीक है और द्वीप एक व्यक्ति का प्रतीक है। यहाँ पे द्वीप के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हम एक द्वीप हैं, हम एक व्यक्ति हैं, हम नदी की धारा के साथ नहीं बह सकते हैं। स्थिर संपर्ण है हमारा, मतलब हम एक जगह टिक के ही रह सकते हैं। अगर हमने धारा के साथ बहने की कोशिश की तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। किंतु अगर हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहने से वो क्या है, अगर द्वीप नदी के साथ बहना शुरू कर दे तो वो रेत बन जाएगा। क्योंकि जो टापू हैं वो अगर नदी की धारा के साथ बहना चालू कर देंगे तो वो मिट्टी बन जाएंगे और उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, फिर क्या है, जो द्वीप हैं वो वहाँ पे दिखाई नहीं देंगे, रेत बनकर नदी के साथ चल पड़ेंगे और किसी किनारे पे जाके इकट्ठा हो जाएंगे। आगे द्वीप के माध्यम से बताया है, पैर उखड़ेंगे, हमारा क्या है, अस्तित्व समाप्त होएगा, पलवन आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, ढहेंगे सहेंगे और हम पानी की धारा के साथ बहते चले जाएंगे। और फिर हम चूर्ण बनकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं। यहाँ पे अब द्वीप क्या कहते हैं कि माना अगर हम मिट्टी बन गई तो मिट्टी बनकर हम दोबारा अगर जन्म लेते हैं तो भी हम कभी धार नहीं बन सकते हैं। क्योंकि रेत बनकर जो पानी आज पीने के लायक है वो हम गंदा कर देंगे। सलील मतलब पानी, जो पानी उपयोगी है उसको हम क्या बना देंगे, ऐसा बना देंगे कि वो पीने के लायक भी नहीं रहेगा और वो पानी अनुपयोगी बन जाएगा। ये क्या व्यक्ति निष्ठता की भावना आगे की कविताओं में देखी जा सकती है। दूसरा, क्षणानुभूति। कवि ने क्षण के महत्व को स्वीकार किया है। क्षण का मतलब क्या, पल। इसी कारण अन्य प्रयोगवादी कवि भी क्षण के महत्व को स्वीकार करते हैं। कवि जीवन को हर क्षण अभोग अजय समझता है तथा उसे स्वतंत्र स्वच्छंद बनाना चाहता है। क्षण अमोघ है, मतलब जो पल हमें मिला है वो व्यर्थ नहीं हो जाता है। इतना मैंने पहले भी पहचाना है, इतना मेरे को पहले भी पता था कि जो भी क्षण है, जो भी पल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पल कभी भी नष्ट नहीं होता है। इसलिए मैंने सांझ को नश्वरता से कभी नहीं बांधा है, इसलिए मैंने संध्या को कभी भी नश्वर नहीं बनाया है, क्योंकि जो समय एक बार बीत गया वो कभी दोबारा नहीं आता। प्रकृति, प्रेम और एक मानव मन के अंतर्द्वंद्वों को प्रकट करना। कवि ने प्रेम के संबंधों को भी बड़े अच्छे से दिखाया है और साथ साथ उसमें क्रांति की भावना को भी उजागर किया है। उनके काव्य में प्रेम को अंकुरित होते हुए भी देखा गया है। अनेक परिणय के इस पौधे की परिणति है कि जितना वह ऊपर उठता जाएगा उतना ही उसकी जड़ें जमीन में धंसती चली जाएंगी। प्रेम के विषय में वे लिखते भी हैं कि क्या है प्रेम, घनीभूत इच्छाओं की ज्वाला है, क्या है विरह, प्रेम की बुस्तिर आँख भरा प्याला है। यहाँ पे अगे ने बड़ी खूबसूरत लाइनें लिखी हैं कि प्रेम क्या है। घनीभूत मतलब जब इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वो किसका रूप धारण कर लेती हैं, प्रेम का। और वही जब हमारी जो इच्छाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं तो वो वियोग का रूप धारण कर लेती हैं और उस समय वह बुस्ती राख के समान बन जाती हैं। उसके बाद आता है क्रांति की भावना। कवि ने समाज में व्याप्त आर्थिक विषमताओं के प्रति घृणा ही नहीं व्यक्त की, अपितु इस असमानता को भी मिटा देने के लिए क्रांति का भी आह्वान करना उन्होंने उचित माना है। इन विषमताओं को दूर करने के लिए वे संघर्ष करना अनिवार्य मानते हैं। आगे विषमता के अंधकार को मिटाकर समानता का आलोक फैलाने के इच्छुक रहे हैं। अब फिर उन्होंने लिखा है, कवि एक बार फिर गा दो, एक बार इस अंधकार में फिर से आलोक दिखा दो। यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि एक बार फिर
आगे जी कह रहे हैं कवि से कि कवि एक बार फिर से लोगों के मन में क्रांति रूपी गीत गा दो, ताकि लोग उसको सुनकर उनके मन में क्रांति पैदा हो, और वो भी क्या है, जो असमानता है उस असमानता को दूर कर सकें, और जो इस संसार में अंधकार फैला हुआ है वह अंधकार दूर हो जाए और संसार में चमक या आलोक फैल जाए। यानी कि जो भी समाज में अगर असमानता है, आगे जी नहीं चाहते कि वो असमानता रहे, और आगे जी क्रांति के माध्यम से वो असमानता मिटाना चाहते हैं। उसके बाद आता है काव्य में पीड़ा बोध। आगे जी के काव्य में हमें हर जगह पीड़ा बोध का एहसास होता है, क्योंकि वो जहाँ पे भी ये देखते हैं कि असमानता है उनका मन दुखी हो जाता है, और वो उस दुख को दूर करने के लिए क्रांति करना अनिवार्य समझते हैं। व्यंग्यात्मकता। आगे के काव्य में व्यंग्यात्मकता भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसका भी वही कारण है कि समाज में जहाँ पर उसको असमानता दिखती है वह उस असमानता को मिटाने के लिए वहाँ पे व्यंग्य करते हैं, ताकि व्यंग्य के माध्यम से जो समाज में असमानता है वो दूर की जा सके। व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह। कवि ने व्यक्ति और समाज का समन्वय किया है। आगे व्यक्तिवादी कवि हैं, क्योंकि उनकी मान्यता है कि व्यक्ति का संतुलित विकास हुए बिना समाज को कोई लाभ नहीं हो सकता है। उनकी प्रसिद्ध कविता नदी के द्वीप में भी नदी समाज का और द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है। द्वीप व्यक्ति के अस्तित्व को दर्शाता है। कवि के अनुसार नदी के प्रवाह का महत्व है, किंतु द्वीपों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसलिए कवि व्यक्ति के महत्व को तो स्वीकार करते हैं, साथ ही साथ वो व्यक्ति और समाज के संबंधों को भी क्या है, मिलाकर चलना चाहते हैं। जैसे ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मधुमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। अर्थात दीप रूपी जो व्यक्ति है वो अकेला है, स्नेह से भरा है, गर्व से भरा है, मस्ती में चूर है, लेकिन जब तक हम उसको पंक्ति में नहीं ला देंगे, उसको समाज से नहीं जोड़ देंगे, तब तक व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता है। अर्थात व्यक्ति का महत्व समाज से जुड़कर दुगना हो जाता है, और समाज के साथ चलने में ही उसका महत्व है, न कि अकेले रहने में व्यक्ति का कोई महत्व है। उसके बाद यहाँ पे दिखा रखा है समाज का महत्व। पहले व्यक्ति का महत्व है, जब व्यक्ति का महत्व हो जाता है, व्यक्ति तरक्की करना आरंभ कर देता है, तो व्यक्ति को समाज की आवश्यकता पड़ती है, और तब कवि इन सब को मिलाकर आगे बढ़ने का इच्छुक है। फिर आता भाषा शैली। भाषा शैली। आगे का काव्य भाषा शैली के विविध प्रयोगों से भरा पड़ा है। कवि जो आगे की भाषा है वो खड़ी बोली है। शब्द चयन के प्रति उन्होंने सजगता दिखाई है। शब्दों को चयन करने में उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है, नए शिल्पों का प्रयोग किया है। भाषा हमेशा संस्कृत निष्ठ, स्वच्छ और परिष्कृत ली है। प्रतीक एवं बिंबों का प्रयोग आगे जी अपनी हर कविता में करते हैं। भाषा शैली विषयों और भावों के स्वरथा अनुकूल है। कभी तो वह पाठक के मन में अनुभूति जगाने के लिए वह सदा सफल भी रहे हैं। इसके लिए वह कभी मछली, द्वीप, दीप आदि उनके जो प्रिय प्रतीक है उनका प्रयोग किए बिना नहीं रहते हैं। आगे ने अपनी काव्य भाषा में तत्सम, तद्भव व अन्य भाषाओं के शब्दों का भी सुंदर प्रयोग किया है। जैसे उड़चल हारे लिए हाथ में वही अकेला ओछा तिनका, जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका। यहाँ पे जो आगे जी हैं वो हारिल पक्षी को माध्यम बना के अपने हाथ में कहते हैं कि हमें एक सीमित साधन होते हुए भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। कवि जी क्या कहना चाहते हैं कि मान लो जैसे हारिल पक्षी है वो हमेशा एक तिनका रखता है। वो तिनका किस लिए रखता है कि ताकि वो नया नया सृजन कर सके, नवनिर्माण कर सके। उसी हारिल पक्षी को आधार बनाकर यहाँ कवि मनुष्य को भी संबोधित करता है कि जैसे हारिल पक्षी तिनके के साथ क्या है, नवनिर्माण के लिए, नए नए सृजन करने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही मनुष्य को भी सीमित साधनों से नहीं घबराना चाहिए और सीमित साधनों का सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए, तभी वह नवनिर्माण में भूमिका अदा कर सकता है। अब वो क्या कह रहा है कि
प्राची मतलब पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में प्रातःकाल हो गया है, अब हमें किसी की बाट या भरोसा देखने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जो नवनिर्माण के कार्य अधूरे पड़े हैं, मनुष्य को आगे बढ़ के सीमित साधनों का प्रयोग करके वो नवनिर्माण के जो कार्य हैं उनको पूरा करना चाहिए। उसके बाद सप्तक, तार सप्तक। अगेन ने 1943 में 7 कवियों के वक्तव्य कविताओं को लेकर एक लंबी भूमिका के साथ तार सप्तक का भी प्रयोग किया है। अगेन ने आधुनिक हिंदी को एक नया मोड़ दिया, जिसे प्रयोगशील कविता की संज्ञा दी गई है। इसके बाद समय समय पर उन्होंने दूसरा, तीसरा, चौथा तार सप्तक का संपादन भी किया है। अब पहला जो तार सप्तक है वो 1943 ईस्वी में प्रकाशित किया था। उसमें गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारतभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा को शामिल किया गया है। प्रथम तार सप्तक है वो 1943 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा तार सप्तक है वो 1951 में प्रकाशित हुआ था। उनके प्रमुख कवि कौन कौन से? उसमें भवानी प्रसाद मिश्र है, शकुंतला माथुर है, शमशेर बहादुर है, नरेश मेहता है, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती जी हैं। तीसरा जो तार सप्तक है वह 1959 में प्रकाशित हुआ है। इसमें प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कृति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ, कुंवर नारायण, विजय देवनारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को शामिल किया गया है। तीसरा जो तार सप्तक है उसमें सबसे ज़्यादा कविताएं लिखने का सौभाग्य कीर्ति चौधरी को ही प्राप्त हुआ है। चौथा तार सप्तक 1979 ईस्वी में लिखा गया और उसमें अवधेश कुमार, राम कुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राज्य, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर आदि को शामिल किया है। आगे की रचनाओं में प्रकृतिवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, समाजवाद, व्यक्तिवाद आदि विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव देखा जा सकता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जो आगे का भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही उनकी रचनाओं में सुंदर अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। अगेय जी ने नए नए प्रयोग करके काव्य को नवीनता प्रदान की है। कवि ने कहीं ग्रामीण जीवन और नगरीय जीवन का तुलनात्मक अध्ययन किया है, तो कहीं व्यक्ति और परंपरा का विवेचन किया है, और जो जीवन है वो संघर्षमयी है उसको स्पष्ट रूप से हम सबको दिखाने की कोशिश की है, और जो जीवन में रहस्यवाद है उसको भी दिखाने की कोशिश की है। प्रकृति का मानवीकरण कवि हमेशा से करता रहा है। तभी प्रकृति को सोनी सी सांझ बना दिया, और वह किस प्रकार कवि के सामने आके आती है, प्रकट होती है, और ऐसा लगता है कि उनको देख के कि नवनिर्माण के प्रति जो युवा वर्ग है उनमें उत्साह बढ़ गया है। यह उनकी किस कविता में दिखाई देता है? उड़चल हावड़ी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगेय ने सभी सुंदर प्रतीकों का प्रयोग करके काव्य में, रचनाओं में एक नवीनता प्रदान की है। हमें वो नवीनता स्पष्ट रूप से उनकी कविताओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लगता है मैंने सही तरीके से अपनी आगे की जो जीवन परिचय उसको दिखाने की कोशिश की है, और आशा करती हूँ कि आप सबको समझ भी आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार।